केमिकल बॉन्ड। तो प्रीवियस क्लास में आज बाकी लोग नहीं आए हैं अभी, ऑनलाइन जुड़ेंगे। देखिए, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के केसेस में सबसे पहला जो टर्म हम लोग पढ़ते हैं वो है बॉन्ड। प्रीवियस क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम दिए थे आपको इसके बारे में कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। बॉन्ड बनता कब है, पहले तो ये बताइए। अगर इनर्ट गैस को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे जो एटम्स होते हैं क्या वो स्टेबिलिटी शो करेंगे? नहीं शो करेंगे। जो इनर्ट गैस है स्टेबल वही होता है। अब स्टेबिलिटी के कंडीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर मॉलिक्यूल की अगर बात करें कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द क्लस्टर। जैसे मान लीजिए कि अगर वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है H2O, और H2O अगर फॉर्मूला है मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग हुई होगी। अब ये बॉन्डिंग किसी भी टाइप के हो थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर कैल्शियम कार्बोनेट बोले CaCO3 तो एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा होगा। तो इस पूरे के पूरे टर्म में अपने को जानना ये है कि बॉन्ड आखिर है क्या। लिखिएगा, ए फोर्स that act between two or more atoms to hold them as a stable molecule. स्टेबल मॉलिक्यूल यानी किसी भी दो एटम्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है जिसके कारण एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड। ठीक है, अब ये केमिकल बॉन्ड को और क्या कहा जा सकता है, किस तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है, लिखिएगा पॉइंट वाइज करके लिखिए। उसको फर्स्ट पॉइंट कर दीजिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिए। इट इज अ यूनियन ऑफ two or more atoms involving redistribution of electron among them यानी अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि अगर अपने पास हो सोडियम और क्लोरीन, ये दो डिफरेंट एटम्स अपने पास है। तो सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 को, तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास 1 होगी। क्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 17 को, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी। अब ऑक्टेट अगर पूरा करना है तो क्या करेगा, क्लोरीन तो एक लेगा नहीं इससे, मतलब एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ पे जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कर रहा है तो इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनेगा। ये अलग चीज है कि बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से पढ़ेंगे, लेकिन फिर हम आपको बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे अगर मेरे पास हुआ Na, तो ये कर क्या रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, Na+ लिखेंगे। अब क्लोरीन क्या कर रहा है कि उसको एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, अब एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे और क्लोरीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक बॉन्ड तो ये बना सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास CH4 अगर मीथेन हो या CCl4 हो या CH3OH हो, किसी भी टाइप के अगर मॉलिक्यूल्स अगर अपने पास दिए हुए हैं और यहाँ पे अगर हम बॉन्ड बनाने की अगर हम कोशिश करें, मान लीजिए कार्बन है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी भाई, 4 होगी, 4 होगी, और मेरे पास हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पे 4 है। तो जब हाइड्रोजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1। अब ये क्या करेगा, अपना डुप्लेट पूरा कराएगा, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए।
और कार्बन जब 4 दिया है तो क्या करेगा, ये 4 वापस भी तो लेगा। अब जब 4 वापस ले रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो वही पॉइंट में हमने आपको लिखाया है कि अगर अपने पास ए यूनियन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग देम, यानी अपने बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, दिस प्रोसेस accompanied by decrease in energy, यानी बॉन्ड बनाने के दौरान एनर्जी का हमेशा लॉस होता है, डिक्रीज इन एनर्जी हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, डिक्रीज इन एनर्जी is directly proportional to decrease in energy is directly proportional to strength of bond, यानी जिसकी एनर्जी जितनी डिक्रीज करेगी उसका जो बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, therefore molecules are more stable than atom। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन मेरे पास पूछता है कि मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो नो डाउट मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन क्या है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, उसका जो डिक्रीज ऑफ एनर्जी है वो एटम की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो अगर उसका कम होगा, अगर डिक्रीज इन एनर्जी अगर कम हो रहा है तो जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इस कारण से मॉलिक्यूल हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है और एटम हमेशा वीकर होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड के केस में हमारे पास है केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के केसेस में हमने आपको प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि 2 टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इन 2 बेसिस पे जब हम लोग बॉन्ड का क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक जो बॉन्ड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरा जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं वीक बॉन्ड। यानी 2 टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर मेरे पास है तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा ना, वो फोर्स होगा इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स होगा। और अगर वीक बॉन्ड होगा तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो होगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इंटर एटॉमिक फोर्स लगेगा और वीक बॉन्ड है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। अब अगर एनर्जी की भी बात अगर करेंगे ना तो इसकी जो एनर्जी होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो अप्रॉक्स 200 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। जो भी अपने पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी एनर्जी अप्रॉक्स 200 किलो जूल पर मोल के पास होगा, और ये जो वीक बॉन्ड है इसकी जो एनर्जी होती है वो 2.42 किलो जूल पर मोल होती है, यानी इसके आसपास होती है। अब सोच लीजिए कितना का डिफरेंस हो रहा है एनर्जी का। एक जो है मेरे पास वो 200 किलो जूल पर मोल शो कर रहा है और एक जो है वो 2.42 किलो जूल पर मोल शो कर रहा है। तो एनर्जी का भी डिफरेंस अपने को समझ में आ जाएगा अगर एनर्जी दिया हुआ है तो उस हिसाब से भी। अब अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन बनाता है भाई, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरली 4
तरीके से 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला जो है वो होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड जो होता है अपने पास बी नंबर, वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड जो अपने पास होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और फोर्थ जो केस होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 4 टाइप के जो बॉन्ड अपने पास है इनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जो वीक बॉन्ड है वो 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड, एक जो बॉन्ड अपने पास है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा जो होता है अपने पास, ये पांचवा हो गया अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा हो गया वांडरवाल फोर्स या वांडरवाल बॉन्ड, वांडरवाल फोर्स या वांडरवाल बॉन्ड, ठीक है। तो वांडरवाल फोर्स भी बोला जाता है, वांडरवाल बॉन्ड भी इसको हम लोग कहते हैं। तो जब क्लासिफिकेशन की जब बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड के केसेस में 2 टाइप के बॉन्ड हो गए, एक अपने पास हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा हो गया वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपने पास ये 4 टाइप के और वीक बॉन्ड अपने पास 2 टाइप, ठीक है। अब इसके बाद जब टर्म हम लोग जब बॉन्ड की जब क्लासिफिकेशन जब हम लोग देख लेते हैं तो अब बात आती है कि आखिर कोई भी जो एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होगा वो कंबाइन क्यों करेंगे। तो ये तो एक जनरल सा टॉपिक है, एक जनरल सी थीसिस है कि भाई स्टेबिलिटी के लिए कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करते हैं, एक डुप्लेट पूरा करता है और दूसरा ऑक्टेट पूरा करता है। लेकिन इसके अलावा भी तो फैक्ट होंगे, ये तो एक नॉर्मल सा फैक्ट है कि हाँ भाई डुप्लेट पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। अगर इतना ही अगर हो जाता तो फिर अपने को कॉसेल-लेविस अप्रोच नहीं पढ़ाता, फिर अपने को लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल नहीं पढ़ाता। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से कॉज है भाई, क्यों वो कंबाइन करेगा। कोई भी ठीक है स्टेबिलिटी के लिए तो कंबाइन करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशंस भी इसके साथ अप्लाइड होने चाहिए। लिखिएगा पहला टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, अब मिनिमम एनर्जी हम लोग एक्वायर कैसे करेंगे, किस कंडीशंस में जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी। लिखेंगे पहला when two atoms approaches to each other कॉमा दीजिएगा, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, nucleus of one atom attract the electron of another atom, nucleus of one atom attract the electron of another atom, ठीक है। अब कंडीशन समझिए, अगर 2 एटम एक दूसरे के पास अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो हमने कहा कि न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। न्यूक्लियस की बात यहां पे दोनों के बीच नहीं हो रही है। मान लीजिए कि हमारे पास एक एटम है, यहां पे इसका एक न्यूक्लियस होगा और दूसरा एक एटम ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होंगे, क्योंकि बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है, अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आउटर शेल्स में वो मूव करना शुरू करते हैं पाथ में,
जिसको ऑर्बिट कहते हैं। अब कंडीशंस कह रहा है क्या ना कि फर्स्ट एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, सेकंड वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, अप्रोच करने की कोशिश करे। तो सेम केस सेकंड वाला का जो न्यूक्लियस होगा वो भी तो फर्स्ट वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है कि अगर फर्स्ट वाले एटम का न्यूक्लियस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करे और सेकंड वाले का जो न्यूक्लियस है फर्स्ट वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तब जाकर जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के करीब आने शुरू होंगे, जिससे हम लोग बॉन्ड लेंथ निकालेंगे। जब बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो वहां पे बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन डालता है कि बॉन्ड लेंथ है क्या, किसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, क्यों होता है। तो कंडीशन वही चीज यहां पे है कि भाई जब ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा, एक दूसरे के करीब आएंगे। सिंपल सा फंडा है कि सोडियम जो मेरे पास है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, यहां पे मेरे पास है 2, 8 और 1, और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, 2, 8 और 7। अब अट्रैक्ट कौन करेगा, क्लोरीन करेगा। तो क्लोरीन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है किसको, इसके इलेक्ट्रॉन को। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जब ये Na+ बनेगा, इस Na+ का जो साइज है वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी Cl- का जो साइज मेरे पास होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब वैसे ही और भी एग्जांपल्स ऐसे आएंगे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आएंगे। तो कंडीशंस पहला यही कह रहा है क्या कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी का पहला कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वाले एटम का न्यूक्लियस अगर सेकंड वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अगर एक्सेप्ट करता है तो वैसे केसेस में जो एनर्जी होगी वो मिनिमम हो। सेकंड पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड केस में बॉन्ड जो एनर्जी मेरे पास है या जो मिनिमम एनर्जी जो होगी, अब दो कंडीशंस में और मिनिमम होगी। पहला तो ये कि दोनों न्यूक्लियस अगर एक दूसरे के करीब आ जाएं या दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन अगर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो अपने को पता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेकंड कंडीशन कहता है क्या कि अगर मेरे पास फर्स्ट वाले एटम का न्यूक्लियस और सेकंड वाले एटम का न्यूक्लियस अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब अगर आते हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपेलिंग टेंडेंसी होगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना शुरू करेंगे। अब इस कंडीशन में भी जो एनर्जी होगी वो क्या बन जाएगी, मिनिमम एनर्जी बन जाएगी। अगर रिपेल करना शुरू कर रहे हैं तो एनर्जी यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन भी अगर आपस में सामने आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी चार्ज क्या हो गया, सेम हो गए, और सेम चार्ज अगर आएगा तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो बॉन्ड बनेगा क्या, और अगर बॉन्ड बना भी तो दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी पे चले जाएंगे कि उनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आप मैग्नेट है, चुंबक है, उसको बीच से तोड़ दीजिए। अब जब दोनों चुंबक को अगर तोड़िएगा तो जिधर से तोड़े हैं उन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आइए, चिपकेगा क्या, नहीं सटेगा। क्यों नहीं सटेगा, क्योंकि दोनों के पोल सेम हो रहे हैं, दोनों पे या तो पॉजिटिव हो रहा है या तो निगेटिव हो रहा है, तो सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। लेकिन आप देखिएगा जैसे ही चुंबक को रखिएगा ना, एक चुंबक को यहां रख दीजिए और दूसरे को उसके करीब लाने की कोशिश कीजिए, रिपल्सन होती है। और एक को कांस्टेंट रखिए, देखिएगा जो दूसरा चुंबक है ना, थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाएगा, अब उसमें रिपल्सन नहीं हो रहा है। तो रिपल्सन नहीं हो रहा मतलब एक ऐसे डिस्टेंस पे आकर वो रुक गया जहां पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब उसी को बॉन्ड लेंथ बोला गया। बॉन्ड लेंथ हमारा यही है कि अगर मेरे पास जो मिनिमम एनर्जी है एक डिस्टेंस पे जाने के बाद वो एनर्जी क्या हो गई, जीरो के बराबर हो गई, यानी अब वहां पे फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। अब यही अगर दो डिफरेंट चार्ज होते, एक प्लस और एक माइनस, तो बॉन्ड क्या आते, करीब आते, और करीब भी आते तो एक नॉर्मल डिस्टेंस तक आते, तो उसका भी बॉन्ड लेंथ होता। इसी कारण से जब बॉन्डिंग पढ़ा जाता है तो किसी किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है और किसी का बॉन्ड लेंथ
कम होता है। तो ड्यू टू टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। तो लिखिएगा सेकंड पॉइंट, टू न्यूक्लियाई and electrons, two nuclei and electrons of both the atoms repel each other. ठीक, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, if net result is attraction, the total energy of the system, यहां ऑफ द सिस्टम का मीनिंग हो रहा है मॉलिक्यूल, ऑफ द सिस्टम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मॉलिक्यूल, decreases and a chemical bond formed ठीक, मैंने अभी आपको कहा कि अगर दो मेरे पास डिफरेंट एटम्स हैं, अगर डिफरेंट चार्ज वाले हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे, अट्रैक्शन शो कर रहा है। अब अट्रैक्शन शो करेगा तो एक ऐसी मिनिमम एनर्जी आएगी जहां पहुंचने के बाद ये दोनों एटम्स क्या होंगे, रुक जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि कोलैबोरेट कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कभी जीरो होता ही नहीं है। तो क्या होगा, एक डिस्टेंस पे आएंगे, एक निश्चित डिस्टेंस पे आएंगे, एक मिनिमम एनर्जी एक्वायर करेंगे, और वहां पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर रिपल्सन भी हो रहा है तो भी एक निश्चित डिस्टेंस तक जाने के बाद क्या होंगे, रुक जाएंगे, यानी उस मिनिमम एनर्जी तक पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो वहां पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, attraction is inversely proportional to energy of stability, inversely proportional to energy. Attraction is inversely proportional to energy. ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी का। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका अट्रैक्शन कम, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगा, और जिसकी एनर्जी कम उसका अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब बॉन्ड लेंथ उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब पूछ देगा कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो जिसका भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और इसी के लिए अब कंडीशंस कहता है कभी कभी क्या, कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है, किसको बोलेंगे, एक्सो का मतलब रिलीज होना और एंडो का मतलब एब्जॉर्ब होना। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर होता है तो क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा हीट एनर्जी रिलीज होगी, और हीट एनर्जी अगर रिलीज होगी मतलब जो डेल्टा एच है वो निगेटिव होगा, और निगेटिव अगर हुआ तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। लिखिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन exothermic reaction, that is delta H is negative, ठीक है। अब इसी को ग्राफ की सहायता से समझते हैं। ग्राफ की सहायता से अगर देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल
एनर्जी को इन किलोजूल पर मोल, और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक मिनिमम एनर्जी है, सपोज यहाँ पे वो 0 है मिनिमम एनर्जी। अब अगर ग्राफ की सहायता से अगर हम लोग देखें कि मेरे पास बॉन्ड लेंथ कैसे कम होगा और बॉन्ड लेंथ कैसे ज्यादा होगा, तो इसके लिए ग्राफ का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं इस टाइप से। अब अगर ग्राफ का फॉर्मेशन अगर मेरे पास कर रहे हैं तो हमारे पास बॉन्ड है। अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं कि दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस मेरे पास हो रहा है, यहां पे इसको हम लोग कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ सेपरेशन। अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के केस में मान के चलिए कि मेरे पास एक एटम यहां है और दूसरा जो एटम है वो अपने पास यहां है। अब दोनों एटम अगर यहां पे है तो मेरे पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इस पोजीशन पे, क्योंकि बॉन्ड मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से एक नॉर्मल डिस्टेंस पे है। अब एक नॉर्मल डिस्टेंस पे अगर मेरे पास है, एक डिस्टेंस पे अगर मेरे पास है, तो यहाँ पे जो मेरे पास मिनिमम जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ये देखिए, ये जो ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मिनिमम एनर्जी को शो कर रहा है। अब जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, एटम्स जैसे जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे, तो मान लीजिए कि अब यहां से ओके, अब एटम का जो डिस्टेंस था वो थोड़ा कम हो गया। अब अगर कम हुआ तो फिर क्या होगी, इसकी एनर्जी लेवल अब यहाँ पे आ गई। थोड़ा और कम कर रहे हैं, इसके बीच के जो डिस्टेंस है एकदम थोड़ा कम और कर दिया यहां। यहां कम कर रहे हैं तो अब इसके पास क्या होगी, एनर्जी ये हो जाएगी। और अगर एक दूसरे को ये ओवरलैप कर गए करीब करीब, एकदम बॉन्ड एकदम सामने आ गया, तो वैसे केस में जो इसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब ऐसे केसेस में यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। और एक दूसरे के अगर करीब आएंगे तो वैसे केस में जो एनर्जी जो एक्वायर करेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट कर लीजिए। ये नीचे वाला इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस क्लोज आ रहा है वैसे वैसे जो बॉन्ड एनर्जी वो क्या हो रही है, मैक्सिमम होते चले जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें कि कब बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी और कब बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए, अब जो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे उसका पहला कंडीशन ये था। अब सेकंड क्यों कंबाइन करेगा, अब इसके सेकंड कंडीशंस की बात करते हैं, लिखिएगा सेकंड नंबर इसका, टेंडेंसी टू एक्वायर टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जनरली अपने को जो पढ़ाया जाता है जब आप 11th-12th में थे तो यही पढ़ाया गया था कि टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, स्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशंस अलग अलग हैं, क्योंकि भाई आप कंपटीशन की प्रिपरेशन में बैठे हुए, नहीं पता क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम लोग सारे स्टेप बाय स्टेप करते चले जा रहे हैं। कहीं से क्वेश्चन आए आसानी से लिख सकते, लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट इसमें लिखिए।
atoms combines to acquire atoms combines to acquire noble gas configuration, noble gas configuration, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, only outermost electron that is Ns, Np and N-1d, Ns, Np and N-1d electrons participate in bonding. अब Ns, Np एंड N-1d इलेक्ट्रॉन्स है क्या, पहले तो इसको समझते हैं कि Ns, Np और N-1d, तो आपने को पता है कि जो ब्लॉक्स हैं अपने पास चार हैं, S, P, D एंड F। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ेंगे और वहां अबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, पाउलीज और हुंस रूल पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मान लीजिए हम तीनों का एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कि अगर अपने पास है कैल्शियम या सोडियम या पोटेशियम या लिथियम, कुछ भी ले लीजिए, तो मान लो कि अगर हम कैल्शियम लिख रहे हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। अब इसके लास्ट में देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में यही पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 है मेरे पास, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखिएगा 1s2 एंड 2s1। अब यहाँ पे सिर्फ ये पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यही है। अब अगर पी ब्लॉक का अगर हम मान के चले एक एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर एक पी ब्लॉक का एग्जांपल अगर ले लिया जाए, तो पी ब्लॉक में मान लीजिए कि नाइट्रोजन मेरे पास है, एटॉमिक नंबर 7। अब 7 है तो क्या लिखिएगा 1s2 2s2 एंड देन 2p3। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ पी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसी को यहाँ पे लिख रहा है एनपी। अगर डी की अगर बात करें, मान लो स्कैंडियम लिखते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 अगर मेरे पास है, तो 21 को जब आप लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन क्या आएगा 3d1 आएगा। तो जो बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करेगा वो ये इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जब भी अगर अपने को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर शो करना है, तो हमेशा जब भी पार्टिसिपेट करेगा तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, ये इनर ऑर्बिटल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्टिसिपेट कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, generally inert gas electrons do not participate in bond formation because they have stable electronic configuration, and hence they have minimum energy. ठीक है, अब हम लोगों ने जो पढ़ा है कि ऑक्टेट रूल, तो भाई ऑक्टेट रूल किस किस कंडीशंस में एप्लीकेबल हो सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
octet rule can be accomplished by octet rule can be accomplished by, पहला पॉइंट लिखिएगा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड कंडीशन होता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जरूरी नहीं है कि इक्वल शेयरिंग होगा तभी ऑक्टेट का रूल फॉलो होगा। अब एग्जांपल्स हम लोग सब डिस्कस करेंगे। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड लिखिएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एग्जांपल्स के टर्म पे आप क्या दीजिएगा, लेकिन उससे पहले फिर ये देखना पड़ेगा वैलेंसी, वैलेंसी होता क्या है, क्योंकि जब इन सारे के सारे रूल्स के बारे में जब हम जानना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो चलता है कि हाँ भाई जब ऑक्टेट पूरा कर रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, वैलेंसी चेक करते हैं, तो वैलेंसी याद भी होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि वहां पे हिंट में दिया हुआ मिलेगा आपको। तो अगर इन सबको समझना अगर है तो फिर वैलेंसी को समझना भी जरूरी है। वैलेंसी है क्या, किसको कहते हैं वैलेंसी, तो वैलेंसी का कोई डेफिनेशन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बोले, बिल्कुल ये जितना दिया जाता है या लिया जाता है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। मतलब सिंगल वर्ड में अगर हम लोग बात करें तो कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोल सकते हैं हम लोग वैलेंसी। लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं नहीं, या एलिमेंट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स। ये तो हो गया काफी पुराना कॉन्सेप्ट। अब अगर न्यू कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगर कि वैलेंसी का जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है क्या, है यही चीज कि जब कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ही है, लेकिन फिर यहाँ पे बात करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट की कि न्यू कॉन्सेप्ट क्या है वैलेंसी की। तो न्यू कॉन्सेप्ट के केसेस में कौन सा ग्रुप किसके साथ काफी कंफर्टेबल फील करता है बॉन्ड बनाने के लिए। अब जैसे अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 आसानी से दोस्ती किसके साथ करेगा, किस ग्रुप के साथ, 17 के साथ, क्योंकि उसको एक ही चाहिए। ग्रुप 2 किसके साथ बहुत सहज महसूस करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, 16 के साथ। ग्रुप 13 किसके साथ होगा, 15 के साथ। और ग्रुप 14 तो म्यूचुअल शेयरिंग करता है। ग्रुप 14 जो है मेरे पास वो अपने पास म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। मतलब जनरली होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को जब क्लासिफाइड करते हैं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी के पास कम होता है और किसी के पास ज्यादा होता है। तो जो न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट में अपने को यही बताया गया कि वैलेंसी अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो फिर किसका किसके साथ वहां पे कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। लिखिएगा दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वैलेंसी ऑफ 1A to 4A, 1A to
4a 1a to 4a का मतलब क्या हुआ ना, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 14 तक वाले में, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 हो गया अल्कली मेटल, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जब पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में और पढ़ेंगे। ग्रुप 13 को हम लोग यहाँ पे 3a कहते हैं, जो बोरॉन फैमिली वाला होता है, और कार्बन फैमिली जो ग्रुप 14 है उसको यहाँ पे 4a कहा जाता है, क्योंकि जब पेरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, मेंडलिव्स का पेरियोडिक टेबल और फिर मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, तो मेंडलिव्स अपने पेरियोडिक टेबल में क्या किया था, 13 14 ग्रुप तो रखा नहीं था, उसने क्लासिफाइड कर दिया था 3a 3b 4a 4b 5a 5b, जिसको बाद में हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोले, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले थे, और इनर ट्रांजिशन बोले, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़े थे। अब इसी चीज को यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि भाई 1a2 जो 4a तक मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या काम करेंगे, लिखिएगा एलिमेंट्स इज इक्वल टू number of valence cell electrons and from 5a to 0, 5a to 0, 0 का मतलब हो गया 18 ग्रुप, जो हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, तो चूंकि ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा तो क्या शो करेगा, 0 शो करेगा, इसीलिए इसको 0 ग्रुप भी बोला जाता है। इज अब 1a से 4a तक अगर वैलेंसी अगर अपने को फाइंड करनी होती है तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन जब ग्रुप 5 से ग्रुप 0 तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस, ये इसके कंडीशंस है। अब इसी में अगर अपने पास मान लीजिए मेरे पास है 1a 2a 3a एंड 4a, अब यहाँ पे इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 1, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो वैलेंसी 2, इसकी यहाँ पे 3 है तो इसकी वैलेंसी 3, और इसका 4 है तो इसकी वैलेंसी भी हो गई 4। लेकिन कार्बन जानते हैं, कार्बन एक एक्सेप्शनल ग्रुप में आता है, इसकी वैलेंसी कभी कभी +2 भी होती है और कभी कभी +4 भी होती है, ये दोनों शो करता है। जब हम लोग बॉन्ड के फॉर्मेशन में जब हम लोग आएंगे, जब बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे उस समय देखिएगा कार्बन कभी कभी +2 भी शो करता है और कभी कभी +4 भी शो करता है, ये दोनों शो करता है, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग यही पढ़ रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट में कि भाई जो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वही उसकी वैलेंसी मानी जाती है। एंड सेम केस जब हम लोग अब इसके लिए अगर पढ़ रहे हैं 5a 6a 7a और 8a, तो अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 5 है, इसका 6, इसका 7 और इसका 8, तो वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5 3 2 1 एंड यही रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको दिख रहा ना, किसको हटा दो थोड़ा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कि अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी हम लोग तब तक बोल सकते थे जब तक क्लास 10th में थे, क्योंकि 10th में यही पढ़ाया गया था कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही जब आप क्लास 11th और क्लास 12th में आए होंगे
और खासकर जब जेई और मेडिकल का प्रिपरेशन जब हम लोग करते हैं तो वैसे केसेस में ये कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ाना पड़ता है कि ये है क्या, और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अभी आप लोग को पढ़ना है। यही कॉन्सेप्ट जब ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ी थी, जब केमिस्ट्री ऑनर्स जब आप लोग लेते हैं उस समय फिर जब इसको पढ़ा जाता है तो फिर सारा का सारा कॉन्सेप्ट यही पढ़ाया जाता है, दूसरा और कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा ही नहीं। अब जब ये सारे के सारी चीजें जब क्लियर हो जाती हैं तो फिर अपने पास एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोसेल लेविस अप्रोच। अब कोसेल लेविस अप्रोच अपने पास है क्या? ये क्या कहता है भाई? कोसेल लेविस अप्रोच ये बॉन्ड बनाने के बारे में ही कहता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट और डुप्लेट का लिमिटेशंस लेके आता है। ये कोसेल लेविस अप्रोच के केस में बहुत कुछ नहीं है, ये सिर्फ यही कहता है कि अपने पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन की अगर बात कर रहे हैं तो मेरे पास जो हाइड्रोजन है, जो लिथियम है, हीलियम है, ये क्या पूरा करेंगे? डुप्लेट पूरा करेंगे। ऑक्टेट किसी कीमत पे पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ये जब भी पूरा करेंगे तो क्या होगा? ये डुप्लेट पूरा करेंगे। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1, तो ऑक्टेट तो किसी कीमत पे पूरा नहीं करेगा, ये जब भी करेगा तो क्या करेगा? 1 लेगा। लेकिन हाइड्रोजन के केसेस में भी एक्सेप्शन आएंगे। हाइड्रोजन जो होता है ना, मेनली हाइड्रोजन को हम लोग बीपीएल बोलते हैं। हाइड्रोजन को जनरली हम लोग मजाक मजाक में इसका नाम दिए हुए हैं बीपीएल। अब बीपीएल का मतलब क्या? बिलो पॉवर्टी लाइन, बिना पेंदी का लोटा है ये लुढ़कते रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन देता भी और इलेक्ट्रॉन, जब ये हाइड्राइड बनाता है ना तो मेटल हाइड्राइड भी बनाता है, नॉन मेटल हाइड्राइड भी बनाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों केसेस में बेनिफिट होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज की क्या बात करें हाइड्रोजन की हम लोग, क्योंकि मेंडलीव जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय उसने क्या बेस माना था बताइए? एटॉमिक मास। जब वो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास माना था, इसलिए तो बीच बीच में उसका जो एटम्स से एलिमेंट्स थे वो एटॉमिक मास सेम हो गया था तो फेल हो गया था। तो मेंडलीव के हिसाब से जब एटॉमिक मास के हिसाब से इसने बनाया तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आया 1, पहला पोजीशन दे दिया। जब मोसले आया, हेनरी मोसले, और उसने न्यू पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को बेस माना और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, इसलिए इसको फर्स्ट पोजीशन मिला। अब ऐसा नहीं है कि अगर ग्रुप 1 का है तो अगर आपको याद हो कि ग्रुप 1 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो ग्रुप 1 के केसेस में जो एलिमेंट्स अपने पास हैं हम आपको याद करके सिखाएंगे। हम लोग जनरली ट्रिक से याद रखते हैं, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, तो ट्रिक है हम आपको बता देंगे इसमें। तो अब देखिए हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है जरूर, लेकिन आपको अगर याद हो जब हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर तो इनको बोला जाता है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का मतलब क्या हुआ? वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस बनाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हाइड्रोजन जो है ना ये अल्कली मेटल की कैटेगरी में नहीं आता है, सिर्फ पोजीशन 1 इसको इसलिए मिला हुआ है क्योंकि भाई इसका एटॉमिक नंबर 1, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, वरना इसका कोई रोल है नहीं हाइड्रोजन का, यहाँ पे अल्कली मेटल है ही नहीं। तो ये तो दोनों तरीके से बेनिफिट में है, अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो भी, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो भी, इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं बीपीएल। इसको जहां फायदा मिलेगा वहीं जुड़ जाएगा। तो भाई बॉन्डिंग है क्या? बॉन्डिंग फायदे की तो चीज है। अगर आपके बीच में अगर फ्रेंडशिप अगर हो रही है और कोई अगर ये कहता है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो भाई बहुत अच्छे दोस्त तो आप मिलते ही नहीं है। अगर एक दूसरे से दोनों को अगर बेनिफिट ना हो तो फिर बॉन्डिंग तो होगी ही नहीं। दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है और बॉन्ड तो यही बताता है। अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आयनिक बॉन्ड, दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग है तो बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और कहते हैं हम बहुत अच्छे दोस्त अगर है, किसी दिन 100 रुपए अगर आप उधार ले लीजिए और मत दीजिए, उसको भूल जाइए, तो आप तुरंत उससे मांगेंगे ना। और अगर नहीं तो फिर अपने किसी दूसरे दोस्त से बोलेंगे देखो 100 रुपया ले लिया, दे ही नहीं रही है, तो कहाँ बॉन्डिंग रही? तो यहाँ तो म्यूचुअल शेयरिंग है भाई, 100 रुपया तुमको दिए तो 100 रुपया हमको भी दो, तभी दोस्ती बनी रहेगी। नहीं तो क्या होगा? अगर वो भुला गई, 2 महीना नहीं दी, तो दोस्ती क्या होगी? धीरे धीरे तुम बातचीत करना बंद कर देगी उससे। तुम पैसा मांग भी नहीं रही है और ये दे भी नहीं रही है, तो वैसे केसेस में क्या होगा? यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा?
नहीं होगा। तो हम लोग बॉन्ड यही पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग अगर कह रहे हैं तो फिर कोसेल-लेविस अप्रोच में क्या भाई बॉन्ड बनाएगा, अगर बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये सब डुप्लेट पूरा करेगा, बाकी सारे के सारे ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो सेकंड जो कंडीशन जब हम लोग इसके लिए लिखते हैं तो इन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशंस अपने पास हैं, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो कोसेल-लेविस बोला उसका पॉइंट 6 समझ लीजिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और या तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा कौन? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 14, 15, 16 ये सब क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। 17 म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। अब अगर एक डुप्लेट पूरा कर रहा है और बाकी सारे के सारे अगर ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट पूरा करेगा, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो कोसेल-लेविस अप्रोच से जब हम लोग अगर बॉन्डिंग की अगर बात करते हैं तो यहां पे एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल आता है, लिखिएगा एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अब एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल के केसेस में सबसे पहला होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स या इसी को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं या इसी को हाइपोवैलेंट भी कहते हैं। तो लिख लीजिएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट, ये तीनों अपने इन तीनों को का कंडीशन एक ही होता है। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट के केसेस में कुछ एग्जांपल्स अगर आपके दिमाग में है तो दे सकते हैं, जिसका ऑक्टेट कभी पूरा ही नहीं होता है। कोई भी एग्जांपल दिमाग में अगर चल रहा हो तो मान लीजिए कि हम एक मॉलिक्यूल लिख रहे हैं BF3 AlCl3 BCl3। अब इनकी बॉन्डिंग बनाते हैं। पहले मेरे पास बोरॉन है, बोरॉन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। देखिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल ध्यान में रखिएगा। बोरॉन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 और इसने बॉन्डिंग करी है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। और फ्लोरीन किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 17 को। अब 17 को अगर बिलोंग कर रहा है तो बोरॉन के आउटर शेल में अगर बोरॉन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 3 है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 से, और फ्लोरीन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है मेरे पास 7, ये अपने पास 7, यहां पे भी अपने पास हो रहा है 7 और इस पोजीशन पे भी हमने लोकेट करा दिया इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? ये फ्लोरीन बोरॉन से तो ले लेगा, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लेगा और ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लेगा। अब इनके बीच में भाई बॉन्डिंग तो बन गया, लेकिन बोरॉन क्या ऑक्टेट पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है, और 5 होता है तो 5 में से फिर दिया क्या? 3 तो दे दिया इसको, 3 तो दे दिया, तो बचा कितना इसके पास? 2 बचा। तो क्या ये ऑक्टेट पूरा कर पाएगा? अगर म्यूचुअल शेयरिंग भी अगर करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर दिया और 3 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो भी बोरॉन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 6। पॉसिबल ही नहीं, ऑक्टेट नहीं पूरा होगा। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की कैटेगरी में ये एग्जांपल है। अगर AlCl3 की अगर बात करते हैं तो एल्यूमिनियम, ये भी ग्रुप 3 का,
13 का, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास है तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम दिखा रहे हैं, क्लोरीन यहाँ पे है तो फिर से 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ पे अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये एक्वायर कर लिया एल्यूमिनियम से। लेकिन एल्यूमिनियम के केसेस में अब अगर एल्यूमिनियम के केस में अगर हम लोग अगर बात कर रहे हैं AlCl3, तो ये मेरे पास एल्यूमिनियम, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। तो ऑक्टेट तो क्लोरीन का पूरा हो ही गया, लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो इस कारण से ये क्या चलेगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल में चलेगा। सेम केस अगर BCl3 है, ये भी क्या करेगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल पूरा करेगा अपने पास। नोट कर लीजिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब इनका सेंट्रल एटम जो है, आउटर मोस्ट का ऑर्बिट, वो ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर इनको याद रखना होता है ना कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल कौन पूरा करेगा, तो आप ट्रिक के रूप में इसको याद रख सकते हैं कि मेरे पास जो 3A ग्रुप है, या इसी को जो ग्रुप 13 हम लोग कह रहे हैं, 3A या जो ग्रुप 13 है, वो हमेशा शो करेगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट का रूल। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो एक्सेप्शन होता है वो होता है अपने पास एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल, अब एक्सटेंशन का मतलब 8 से ज्यादा होगा। अब मान लो कि अगर अपने पास हमने एग्जांपल लिया PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अगर मेरे पास है तो फास्फोरस आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5। क्लोरीन भी मेरे पास 5 हो रहा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन से यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले। अब ये क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा किया। लेकिन फास्फोरस अगर 5 दे रहा है तो 5 वापस भी अगर लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, एक्सटेंडेड ऑक्टेट चला गया। क्लोरीन को स्टेबल तो कर दिया, लेकिन खुद के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। अगर एग्जांपल मान के चलिए कि अपने पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड अगर मेरे पास है तो सल्फर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन मेरे पास है कितना, 4, और हाइड्रोजन कितना है, ऑक्टेट पूरा कराना है इसको हर हाल में। तो सल्फर के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। अब मेरे पास यहां देखो 4 ऑक्सीजन है, तो हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन को 8 चाहिए, और 2 हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सल्फर के पास है कितना, 6। सल्फर के पास 6 है ना, सल्फर के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, 1 2 4 5, और ऑक्टेट पूरा करना है। अब यहां ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन है वो तो ऑक्टेट कभी पूरा नहीं करेगा, वो तो डुप्लेट पूरा करेगा, और ऑक्सीजन को पूरा क्या करना है भाई, ऑक्टेट। तो अब ऐसे केसेस में ना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोस्ती जबरदस्त होती है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेगा। जहां ऑक्सीजन वहां हाइड्रोजन फटाक से चिपक जाएगा जाकर, यानी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ। तो 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग 2 ऑक्सीजन के साथ, तो 2 ऑक्सीजन तो फ्री बच गया ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6, तो एक बनाएगा डबल बॉन्ड। सेम केस यहाँ पे भी अगर अपने पास है तो ये भी क्या बना लेगा भाई, डबल बॉन्ड। और मेरे पास जो ऑक्सीजन है और अभी बचा हुआ, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6, और हाइड्रोजन यहाँ पे रख रहे हैं इसके पास
जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो संख्या अपने पास, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन 1 2 4 5 6, तो ये क्या करेगा, इसको डुप्लेट पूरा करा देगा। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो 6 तो है इसके पास, एक हाइड्रोजन को दिया तो एक हाइड्रोजन से भी तो लेगा, तो यहाँ पे ये 7 और फिर यहाँ से एक ले लेगा तो 8, इसकी बॉन्डिंग भी कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। सेम केस इस पोजीशन पे भी जब आप आइएगा तो ऑक्सीजन आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास कितनी हो रही है, 6 हो रही है। यहाँ पे भी अपने पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, डुप्लेट पूरा करेगा, और ऑक्सीजन क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट। अब सल्फर बताइए कितना इलेक्ट्रॉन शो करेगा, था कितना इसके पास 6, जब 6 दिया है तो 6 लेगा भी तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 अगर इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास तो ये भी क्या हुआ, ऑक्टेट को फॉलो किया क्या, ये भी एग्जांपल किसका हो गया, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल का हो गया अपने पास। तो वैसे ही ढेर सारे एग्जांपल आएंगे। मान लीजिए कि H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की अगर बात करें तो H3PO4 भी इसी का एग्जांपल हो जाएगा, इसको भी बना ही लीजिए। बन जाएगा, बन जाएगा ना। देखिए अभी चुके हैं क्या ना कि VSEPR थ्योरी आप लोग अभी सीखे नहीं, तो VSEPR थ्योरी नहीं सीखे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर जैसा हम बना रहे हैं हमेशा वैसे ही बनेगा। अभी आपके हिसाब से स्टेबल कर देना है, चारों तरफ उसकी बॉन्डिंग दिखा दीजिए, और जैसा बॉन्डिंग आपके पास दिखा ऑक्टेट पूरा होगा तो बीच वाला जो सेंट्रल एटम है वो खुद ब खुद कहाँ चला जाएगा, एक्सटेंडेड ऑक्टेट में चला जाएगा। इसके बाद लिमिटेशंस के केसेस में एक और केस, दो और केसेस आते हैं, इसको करके आज खत्म करते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन रूल। अब एक्सेप्शन के केसेस में ये भी है ऑड इलेक्ट्रॉन रूल। तो ऑड का मतलब नंबर्स दो होते हैं, इवन और ऑड। तो ऑड नंबर्स में कौन कौन से आएंगे, मतलब 1 3 5 7 9 11 यही सब आएंगे, और इवन में तो 2 4 6 यही सब आएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन का रूल। इसका मतलब है कि बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो उस रूल को बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन रूल। तो ये सारे के सारे एक्सेप्शंस में है। अब जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक मॉलिक्यूल हम दे रहे हैं NO, दूसरा हमने लिखा NO2। आप बॉन्ड बना के मुझे ये बताओ कि NO में कितना ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा और NO2 में कितना बचेगा। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 ना, और ऑक्सीजन है उसको 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन के सामने रखिए 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। यहाँ पे तो ये डुप्लेट पूरा कर दिया, लेकिन नाइट्रोजन के पास देखिए 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर NO2 की बात कर रहे हैं, NO2 तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर रहा है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, लेकिन खुद क्या हो जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जा रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर ClO2 की अगर बात कर रहे हैं तो क्लोरीन मेरे पास है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 7, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इसके साथ बॉन्ड बना देगा। इधर अपने पास क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दे रहा है। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 बची, तो कहाँ चला गया, ऑड इलेक्ट्रॉन में चला गया। तो ये जरूरी नहीं है हमेशा कि जो स्टेबिलिटी का कंडीशन अपन लोग पढ़ते हैं कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी स्टेबल होगा,
तो लिमिटेशंस भी तो हैं। तो जो क्वेश्चन लेविस अप्रोच अपने को सिखाता है ना, वो यही सिखाता है कि आखिर है क्या, कब कब बनेगा। अब इसमें एक नया टर्म और जुड़ा हुआ है, ये हम लोग चूंकि कंपटीशन के लिए ही सिर्फ ये तैयार किया जा रहा है। आप लोग एक्सेप्शनल के केसेस में स्यूडो इनर्ट गैस पढ़े हैं क्या? हाँ, स्यूडो का मतलब ही हो गया भ्रम पैदा करना, लेकिन अब इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स भी आएंगे। एक और लिख लीजिए जरा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। यानी ऐसे कैटायंस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 18 कंटेन करते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी तक तो हम लोग 2 और 8 का ही रूल पढ़ रहे थे। अब बोला वैसे पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स मतलब कैटायंस जिसमें आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो, 18 हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लिखिएगा, कैटायंस which contain 18 electrons in outermost orbit, 18 electrons in outermost orbit, ठीक है। as for example Ga3 plus Cu plus Ag plus सिल्वर आयंस, कैडमियम Cd2 plus Cd2 plus Sn4 plus Pb2 plus एक्सेट्रा। यानी ये सारे के सारे जो अपने पास हैं, अब ऑक्टेट ये पूरा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये स्टेबल कंडीशंस में कहलाएंगे, स्टेबल कहलाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। और कॉन्फ़िगरेशन तो यही ना है कि या तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो 8 हो जाए, या तो 18 हो जाए, या तो 32 हो जाए। तो स्टेबिलिटी का कंडीशन तो यही अपने पास है। जहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई दिक्कत हुआ तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, कहीं भी अगर दिक्कत हो कर लेते हैं, ठीक। अब अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और फिर इसके कॉन्फ़िगरेशन और इसके कंडीशंस। देखिए, नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं ना कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये हम में से मैक्सिमम लोगों को पता होता है जिनका बैकग्राउंड साइंस है कि हाँ भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। लेकिन इतना इजी टॉपिक पढ़ के अगर हम कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो ये जरूरी है कि क्वेश्चन आएगा। आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन बैंक से फॉलो करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि नॉर्मल क्वेश्चंस है ही नहीं। अगर बेसिक्स अगर नहीं क्लियर है तो फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। इस कारण से रिजल्ट का जो रेशियो होता है वो धड़ाम से गिरता है। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए, इत्मीनान से भी पढ़िए, समय है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी आने में समय लगेगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और फिर वो स्पेसिफिक पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पढ़ाना ये सारा है। अभी जैसे आप जो सिलेबस देखिएगा ना, तो सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है, वो 3-4 टॉपिक दिया हुआ है। अब जैसे VBT बोला है, VSCPR बोला है, MOT बोला है, लेकिन डायरेक्ट अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको हम बता दे या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता दे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर बहुत स्ट्रांग अगर बैकग्राउंड है तब तो समझ में आएगा, और नहीं तो सिर्फ वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो उन सबको समझने के लिए पूरा टर्म स्टेप बाय स्टेप जरूरी है। हम लोग पूरा स्टेप हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।